औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा, और एक्सरसाइज 6.2 तक जो क्वेश्चन थी उसको हमने सॉल्व किए थे। आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.3 से जो रिलेटेड टॉपिक है तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेज नंबर 113 पर मौजूद है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। तो इसको समझते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। तो हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि सेंटेंस क्या होता है, कि सेंटेंस को हमने इस तरह पढ़ा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, ठीक है। मतलब अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में जो है सेंटेंस का क्या मतलब है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल सेंटेंस, ठीक है। मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं कि मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है। तो मैथमेटिकल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ मैथमेटिकल सेंटेंस का। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखूँगा कि एवरी सेंटेंस that is known to be either true or false is called मैथमेटिकल सेंटेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हमें मालूम हो कि या तो ये ट्रू सेंटेंस है, या ये क्या है, ये फॉल्स सेंटेंस है। मतलब इस पर हम ये पहले से श्योर हो, ठीक है, 100% इस बात पर हम श्योर हो कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू सेंटेंस है या ये फॉल्स सेंटेंस है। तो इस तरह की सेंटेंस को हम फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास मैथमेटिकल सेंटेंस है, या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, या इसको हम जो है स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट या सिर्फ स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, और इससे हम समझते हैं कि मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि 9 इज़ लेस देन 5। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है 9 इज़ लेस देन 5, कि 9 जो है वो लेस है, स्मॉलर है, किससे, 5 से, वो जो है 9 स्मॉलर है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम 100% ये श्योर है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये किस तरह है, ये फॉल्स है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये फॉल्स सेंटेंस में है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, मैथमेटिकल सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। इस तरह अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 4 + 3 = 7, या अगर हम इसके साथ इस तरह भी लिख सकते हैं 4 + 3 = 7। तो इसको देखते हैं। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है तो इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो इसको हम मैथमेटिकल सेंटेंस कहेंगे, अगर फॉल्स है तो फिर भी इसको हम मैथमेटिकल सेंटेंस ही कहेंगे। तो 4 + 3 = 7, तो इस पर बिल्कुल हम श्योर है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये क्या है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भी मैथमेटिकल सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें हम ये श्योर नहीं होते कि आइदर ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम फिर मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अली इज़ स्मार्टर देन
अली इज़ स्मार्टर देन, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अली इज़ स्मार्टर देन जाहिद, कि ये जो अली है ये स्मार्ट है किससे, जाहिद से। तो ये जो सेंटेंस है ये तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, मतलब हमें एक फुल मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई कहता होगा कि ये जो अली है ये स्मार्टर देन जाहिद है, लेकिन बास के लिए क्या होगा कि अली जो है वो स्मार्टर नहीं होगा, जाहिद स्मार्टर होगा। तो इसमें जो है हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेंटेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस या मैथमेटिकल सेंटेंस, या इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इसके बाद जो सेंटेंस हमने पढ़ा ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लोज सेंटेंस या क्लोज स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, और दूसरा जो है वो है ओपन सेंटेंस या ओपन स्टेटमेंट। तो क्लोज स्टेटमेंट का डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ए मैथमेटिकल सेंटेंस इज कॉल्ड क्लोज सेंटेंस इफ़ दैट इज़ नोन टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ये जानते हैं कि ये तो या ट्रू है या फॉल्स है। हमें ये पता होता है कि ये जो बात हमने लिखी है वो वो क्या है, या तो वो ठीक है या वो गलत है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम फिर क्या कहते हैं, क्लोज सेंटेंस या क्लोज स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 4 + 10 = 14, कि 4 और 10 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 14। तो यहाँ पर बिल्कुल हम श्योर है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। जब हम 4 और 10 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 14। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू सेंटेंस है। तो इसको हम क्लोज सेंटेंस या क्लोज स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। इसका जो दूसरा एग्जांपल है मैंने लिखा है लाहौर इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, के लाहौर जो है पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, वो है लाहौर। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये बिल्कुल क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, यहाँ पर हम श्योर है कि या ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये फॉल्स है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज सेंटेंस है, या इसको हम क्लोज स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्लोज सेंटेंस या क्लोज स्टेटमेंट में हमें ये पता होता है कि जो सेंटेंस हमने लिखा है इस पर हम 100% जो है इस बात पर श्योर होते हैं कि ये जो हमने लिखा है या तो हमने ट्रू लिखा है या हमने फॉल्स लिखा है। तो वो कहलाते हैं क्लोज सेंटेंस या क्लोज स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद है ओपन सेंटेंस या ओपन स्टेटमेंट। क्या है, एन ओपन सेंटेंस हैज़ वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर नॉट नोन, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ओपन सेंटेंस में दरअसल में क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। तो वेरिएबल के बारे में आप जानते होंगे कि वेरिएबल क्या है, हमारे पास वो क्वांटिटी जो कि हमें अननोन होती है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं किसी नंबर के लिए जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, ठीक है। तो ओपन सेंटेंस में क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल आते हैं और इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल x यूज़ किया है कि x + 10 = 14, कि ये वेरिएबल है हमारे पास, इसके साथ एक नंबर ऐड हुआ है। तो ये वेरिएबल दरअसल में ख़ुद भी एक नंबर है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ एक नंबर 10 ऐड हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, 14। अब ये जो हमने लिखा है ये हमारे पास सेंटेंस है, ये ट्रू भी हो सकती है, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, और ये फॉल्स भी हो सकती है। किस तरह ट्रू और फॉल्स हो सकती है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 लगाते हैं, ठीक है, तो 4 + 10 क्या आता है, हमारे पास आता है 14। तो ये फिर हमारे पास जो है इसको हम ट्रू सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। अगर हम x की जगह 4 के अलावा को और नंबर लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम x की जगह लगाते हैं 5, तो 5 + 10 फिर क्या आता है हमारे पास 15, और यहाँ पर है 14। तो ये जो है ये फॉल्स भी हो सकता है। तो ये जो ओपन सेंटेंस होता है या ओपन स्टेटमेंट, इसमें हमें जो है इनफ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता। ये तो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी, ये डिपेंड करता है इस वेरिएबल की वैल्यू पर। अगर हम इसकी जगह ट्रू वैल्यू लगाते हैं तो ये फिर ट्रू बन जाता है, अगर हम इसकी जगह फॉल्स वैल्यू लगाते हैं तो ये फिर फॉल्स स्टेटमेंट बन जाता है। तो ओपन सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें दरअसल में वेरिएबल आ जाते हैं और इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। तो x + 10 = 14, इसके साथ यहाँ पर मैंने लिखा है 15 - x = 10। तो ये अब वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अगर हम इसकी वैल्यू सही लगाते हैं तो ये हमारे पास फिर क्या आती है, ट्रू स्टेटमेंट, या अगर हम इसकी जो वैल्यू है वो गलत लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, फॉल्स सेंटेंस। तो ये जो ओपन सेंटेंस या ओपन स्टेटमेंट होते हैं, इसमें दरअसल में क्या आते हैं, वेरिएबल आते हैं और इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है।
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम एक बात करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। आप लोगों ने जो क्लास 5 या क्लास 4 वगैरह की मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह लिख देता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाई 10 -4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो है बेसिक 4 नंबर्स है हमारे पास, एक है 50, फिर है 10, फिर है 4, फिर है 1, ठीक है। तो इसको हमने कंबाइनली लिखा है, लेकिन इसको हमने किस तरह कंबाइन किया है, 50 और 10, इस तरह 4 और 1 को यहाँ पर हमने इन दोनों को कंबाइन किया है मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, इस सिंबल से। फिर 10 और 4 को हमने कंबाइन किया है माइनस से, सब्ट्रैक्शन सिंबल से। और इस तरह 4 और 1 को हमने कंबाइन किया है किससे, एडिशन से, ठीक है। तो ये जो बन गया, जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये जो हमारे पास जो ये जो 4 सिंबल्स है, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन इसको कहते हैं, या सिंपल हम इसको अलजेब्रिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं, या बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को इकट्ठे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो ये जो बन जाता है, तो इसको हम फिर कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कि इसमें जो है सिर्फ नंबर्स लिख के गई है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जो आते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं कि इसमें नंबर्स भी होते हैं और नंबर के साथ साथ जो है वेरिएबल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन नंबर्स, तो नंबर्स को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसको कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। ये हमारे पास क्या है, ये है 50, तो ये 50 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। व्हेन नंबर्स एंड वेरिएबल, वेरिएबल हर एक क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज़ होती है जिसकी वैल्यूज़ हर एक क्वेश्चन में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x + 3 = 10, ठीक है, कि x के साथ एक नंबर है जिसके साथ 3 ऐड हुआ है और इसका आंसर क्या है, 10 है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 7, तो 7 + 3 क्या आता है, 10, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ कि x + 11 = 20, x एक नंबर है जिसके साथ 11 ऐड हुआ है और इसका आंसर क्या आ गया है, 20। तो यहाँ पर हम फिर x की वैल्यू क्या लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर 9 लगाते हैं, 9 + 11 क्या आता है हमारे पास, 20। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 है और इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, 9। तो ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो जब हम नंबर्स और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, एक साथ लिखते हैं, आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, जब नंबर्स और वेरिएबल कनेक्ट हो जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के ज़रिए, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स भी और इसके साथ वेरिएबल भी जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, तो वो हम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी ए से लेकर जेड तक। लेकिन ज़्यादातर जो वेरिएबल है वो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो जब ये नंबर्स और वेरिएबल कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये जो हमारे पास जो 4 ऑपरेशन है, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। तो ये जो बन जाता है, ये फिर क्या कहलाता है, ये बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह है। यहाँ पर जो 5 और x है, ठीक है, तो ये किस तरह कनेक्ट हुए हैं, तो 5x दरअसल में बराबर होता है, ये हमारे पास एक नंबर है और ये हमारे पास एक वेरिएबल है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, जब हम 5x लिखते हैं नंबर और वेरिएबल, तो इसके दरमियान जो है हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहता है, 5 × x। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखा नहीं जाता, यहाँ पर हम सिंपल क्या लिखते हैं, 5x, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, फिर 5x और 3y के दरमियान क्या है, एडिशन है, ये सिंबल यूज़ हुआ है। 3 और y के दरमियान क्या है, इसके दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है, 3 × y। इसके बाद जो 3y के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, ये जो ऑपरेशन है वो है माइनस, और यहाँ पर फिर क्या है, 4। तो ये जो हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर आते हैं ट्रम्स, कि ट्रम्स क्या होते हैं। तो जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम इस प्लस और माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास 5x कामा, प्लस को हटा देते हैं तो ये बन जाता है 3y, और यहाँ पर ये क्या है 4 है, लेकिन ये नेगेटिव तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। तो ये जो हमारे पास बन गई, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्रम का मतलब ये है कि प्लस और माइनस पर जो नंबर्स और वेरिएबल अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, प्लस माइनस इससे हटा देते हैं, तो ये जो हमारे पास फिर बनते हैं इसको हम ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये जो है 5x, इसके दरमियान क्या है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसे कंसीडर किया जाता है कि ये क्या है, ये एक ट्रम है, ये दो ट्रम नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो ट्रम को अलग नहीं करते, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ट्रम्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4y माइनस 10, तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसमें कितने ट्रम्स है, तो इसमें एक ट्रम ये है, ठीक है, फिर प्लस के बाद जो है ये दूसरा ट्रम है, फिर माइनस के बाद ये क्या है, ये हमारा तीसरा ट्रम है। तो इसमें दरअसल में कितने ट्रम्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है 3 ट्रम्स हैं। ये जो है इसके दरमियान 3x और यहाँ पर है डिवाइड बाई 5, तो ये एक ही ट्रम कंसिडर किया जाएगा, डिवीजन जो है वो ट्रम को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लस और माइनस जो है वो ट्रम्स को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ट्रम्स हैं। अब हमारे पास अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो इसमें ये चीज़ें जो है ये बहुत अहम होते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसमें जो है कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट एंड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कि वेरिएबल हो और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता हो जिससे वो पहले लिखा गया है, ठीक है, कोएफिशिएंट से वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल एक ही है। ठीक है, x वेरिएबल है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस x के साथ जो पहला जो नंबर है वो क्या है 5, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर इस x के साथ जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में वो क्या है 3, तो ये जो कांस्टेंट हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कोएफिशिएंट है। ठीक है, वो दोनों कोएफिशिएंट क्या है 5 और 3, ये जो दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो इसको जब हम इसको जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, फिर है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। जो वेरिएबल है और इसकी जो पावर्स है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो वेरिएबल x है, ठीक है, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर x की एक्सपोनेंट 2 है और 1 है, या इसको हम इंडेक्स b कहते हैं। फिर है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज़ अ नंबर विदाउट वेरिएबल। अब एक्सप्रेशन में जो नंबर आता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट जो है ये 5b कांस्टेंट है, 3b कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल आई है, तो इसको हम फिर इसका नाम बन जाता है कोएफिशिएंट, इसको हम फिर कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा नंबर एक्सप्रेशन में जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो है 7। ठीक है, फिर इसके बाद है टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो टर्म्स से क्या मुराद है, द वेरिएबल और नंबर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। टर्म्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाते हैं, तो इसमें जो नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, तो अगर इसको हम प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं टर्म्स। टर्म्स का मतलब ये है कि ये जो है ये 5x², ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से टर्म्स जो है वो सेपरेट नहीं होते। टर्म्स जो है वो हमेशा सेपरेट हो जाते हैं प्लस या माइनस से। तो ये हमारे पास एक टर्म है, फिर इसके बाद है प्लस, तो यहाँ पर जो ये आया है तो ये हमारे पास दूसरा टर्म है, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, प्लस। तो जब प्लस और माइनस दरमियान में आ जाए,
तो इसको अगर हम प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं, मतलब अगर यहाँ से हम प्लस हटा देते हैं तो ये बन जाते हैं 5x² कामा फिर है 3x फिर क्या है कामा 7। तो इसमें हमारे पास दरअसल में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, ठीक है। टर्म जो है वो सिर्फ सेपरेट हो जाते हैं प्लस या माइनस से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो है टर्म जो है वो सेपरेट नहीं हो जाती, बल्कि इसको एक टर्म जो है वो माना जाता है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन या इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम लिखते हैं टू फॉर एग्जांपल, द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन दरअसल में क्या होता है कि जब हम अभी हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जब हम नंबर्स और वेरिएबल को बाइनरी ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से कनेक्ट करते हैं तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब है जब हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं और इसके अदर साइड हम जो है दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ये जो हमारे पास बनता है तो ये हमारे पास फिर क्या बनता है, इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनते हैं ये दरअसल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, इसमें जो है सिर्फ जो है नंबर्स और वेरिएबल होते हैं, इस यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होता। लेकिन इक्वेशन जब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं तो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं और इसके राइट साइड जो है एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसमें दरअसल में इक्वेशन में दो साइड होते हैं जो कि बराबर होते हैं, ठीक है। तो द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। जब दो एक्सप्रेशन बराबर हो जाते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा है कि 3x² + 4x + 2 इज इक्वल टू 5x + 7। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके दरमियान क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये है 10x² - 7x + 1 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और यहाँ पर हमने जो ये लगाया है 7, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, लेकिन ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, इक्वेशन, ठीक है। फिर है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब है कि जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं और इसके दरमियान हम ग्रेटर या स्मॉलर का जो सिंबल है, ठीक है, तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हम फिर कहते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी शोज दैट एन एक्सप्रेशन इज लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन अदर। इनइक्वलिटी का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन जो है ये ग्रेटर है या स्मॉलर है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर क्या होते हैं, इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 10x + 4 इज़ ग्रेटर देन 3x + 2। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और इसके दरमियान हमने यूज़ किया है ग्रेटर का सिंबल। अगर इसके हम दरमियान अगर हम यूज़ करते हैं 10x + 4 इज़ इक्वल टू 3x + 2, तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अब है इनइक्वलिटी। इसके साथ जो दूसरा एग्जांपल है वो है 2x² + 1 स्मॉलर देन 10x³ + 7। तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनइक्वलिटी में हम या ग्रेटर सिंबल यूज़ करेंगे या स्मॉलर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल भी लगा सकते हैं 2x² + 1 स्मॉलर और इक्वल टू 10x³ + 7। तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वलिटी। तो इक्वेशन में सिंपल जो है वो इक्वल का साइन यूज़ होता है और इनइक्वलिटी में ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल या स्मॉलर और इक्वल का सिंबल जो है वो यूज़ हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल और होल नंबर और कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल आते हैं, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन है, जितने भी वेरिएबल आते हैं इन सब के पावर क्या हो, होल नंबर्स हो। तो होल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि होल नंबर क्या होते हैं, वो W से डिनोट होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर डिनोट होता है W से, और इसमें हमारे पास कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर में ये नंबर्स है, ठीक है। इसमें जो है नेगेटिव नंबर्स नहीं है, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है, और इसमें साथ इसमें जो फ्रैक्शन वाले नंबर है ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो जब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर्स क्या जाए, होल नंबर्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ 5x² + 10x
-4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो वेरिएबल्स है, अगर इसकी हम पावर देखते हैं तो ये क्या है, ये होल नंबर है। यहाँ पर जो x वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2, जो कि बिलोंग करता है w से, होल नंबर से। ठीक है, यहाँ पर जो x वेरिएबल है तो इसका पावर क्या है 1, क्योंकि हर एक वेरिएबल जिसका पावर नहीं होता तो इसका पावर क्या कंसीडर किया जाता है 1। इस पर जो है 1 लिखा गया होता है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 बिलोंग टू w, 1 जो है ये भी बिलोंग करता है w से। और ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का जो पावर है तो इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो दरअसल में इसका जो इसको हम कहते हैं डिग्री। इसका डिग्री क्या है 2, इसकी वेरिएबल की डिग्री है 2। इस वेरिएबल की डिग्री या जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, और जो कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर हम इसके साथ वेरिएबल लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं एक वेरिएबल लिखना चाहता हूँ, तो वो अगर मैं लिखता हूँ x, तो इसकी पावर फिर क्या होगी 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल लिखा जाता है तो इसकी पावर हमेशा 0 होता है। क्योंकि हमने आपको पता है कि जब किसी नंबर का पावर 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2 पावर 0, तो जब भी किसी नंबर का पावर 0 हो जाता है तो उसका आंसर बराबर होता है 1 का। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ वेरिएबल लिखते हैं x और इसके पावर अगर हम 0 लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो नंबर्स और वेरिएबल होते हैं तो इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन आता है। x पावर 0 क्या आता है 1, तो 4 1 ज़ार 4, तो हमारे पास वापस 4 आता है। ठीक है, तो इसके जो पावर है वेरिएबल की वो है 0। तो ये जो 2 है 1 है, तो ये बिलोंग करते हैं किससे, ये बिलोंग करते हैं होल नंबर से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। इसके साथ अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10x टू द पावर 3 प्लस 7y टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x इसकी पावर है 3, यहाँ पर वेरिएबल y है इसकी पावर है 4। ठीक है, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं 3 और 4 बिलोंग करते हैं होल नंबर से, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे एक्सपोनेंट में। ठीक है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट में। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5x टू द पावर माइनस 3 प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ पर है x, एक वेरिएबल यहाँ पर x है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर है -3 और इसकी पावर है 1। तो ये 1 तो बिलोंग करता है होल नंबर से, लेकिन नेगेटिव नंबर जो है वो बिलोंग नहीं करता होल नंबर से। तो इस वजह से ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसके साथ साथ जो है वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता पॉलिनोमियल में। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2x पावर 3, ठीक है, -7y टू द पावर 5 और 4 और प्लस 5y क्यूब माइनस 1। तो ये हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी पावर है 3, तो वो बिलोंग करता है होल नंबर से, लेकिन यहाँ पर जो y है इसकी पावर है 5 और 4। तो ये 5 और 4 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो है ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करते। तो ये हमारे पास जो है सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन हो, ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल हो, तो हम इसका डिग्री किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2x पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली 3 टर्म्स है। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, तो डिग्री पॉलिनोमियल हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो हम सबसे पहले जब डिग्री फाइंड आउट करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, तो हम एक एक टर्म का पहले डिग्री फाइंड आउट करते हैं कि डिग्री, इस टर्म का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ 2x टू द पावर 5। ठीक है, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जब हम पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में जितनी भी वेरिएबल्स है, ठीक है, तो इसका हम जो है वो एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो वही कहलाते हैं इस टर्म का डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म है वो है 2x टू द पावर 5, तो इस टर्म की डिग्री क्या है, वेरिएबल की पावर है 5, तो इस टर्म का डिग्री है 5। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, डिग्री ऑफ हमारा नेक्स्ट टर्म है 3x
स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म की डिग्री क्या हुई 2 हुई। और जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट है डिग्री ऑफ 4। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि जो कांस्टेंट होता है तो इसका डिग्री हमेशा क्या होती है, उसकी डिग्री हमेशा होती है 0, क्योंकि इसके साथ जो है वेरिएबल अगर हम लिखते हैं तो इसके साथ हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन इसकी पावर क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है 4 की कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री है 0। तो ये हर एक टर्म की अलग अलग डिग्री है। लेकिन जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री का मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टर्म की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी डिग्री होती है तो वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इसमें जो ग्रेटर डिग्री वो क्या है, वो है 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक और एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिख देता हूँ 10xy प्लस 7x³ माइनस या प्लस 2। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला टर्म है 10xy, तो इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल्स है इसमें xy, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है b1, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी डिग्री किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका क्या तरीका है कि ये जो वेरिएबल्स है इसकी पावर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी पावर है 1, यहाँ पर है 1, 1 और 1 2, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 2। अब इस टर्म की डिग्री क्या है, तो इसमें एक वेरिएबल है और इसकी पावर है 3, तो इस टर्म की डिग्री है 3 और इस टर्म की डिग्री है 0, कांस्टेंट की डिग्री क्या है 0, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है वो है 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। तो ये हमारे पास था पॉलिनोमियल और इससे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको हमने पढ़ा। यहाँ पर फिर इसके बाद है पॉलिनोमियल इन 1, 2 और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, कि पॉलिनोमियल में जो है हमारे पास जो है एक वेरिएबल भी आ सकता है, दो वेरिएबल भी आ सकते हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो चलो इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो मतलब ये है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता हो, तो इसको हम फिर कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है 2a-3। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास है पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में अभी हमने पढ़ा कि वेरिएबल की पावर क्या आती है, होल नंबर। तो यहाँ पर वेरिएबल है a और इसकी पावर क्या है 1, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है 3 और यहाँ पर इसकी जो पावर है वो है 2। तो ये दोनों बिलोंग करते हैं होल नंबर से, लेकिन ये यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन ये दोनों क्या है सेम वेरिएबल है, तो इसको कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास क्या है 1 वेरिएबल है। तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, फिर इसके बाद है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब इसका मतलब ये है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल होता है, अब यहाँ पर एक वेरिएबल की बजाय कितनी वेरिएबल आ जाते हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल आ जाए, तो इसको हम फिर कहते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है 2x + 7y - 4। तो यहाँ पर हमारे पास दरअसल में 2 वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो ये बन गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये यहाँ पर b 5xy + 2, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है x y, तो यह बन गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर है x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है, y पावर 1 और यहाँ पर y पावर 2 है, जो कि पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं x y, तो ये बन गए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, फिर इसके बाद है पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल। अब 2 से ज़्यादा वेरिएबल अगर इसमें आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है 2xy + 7y - 4z + 1। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर हमने कितनी वेरिएबल यूज़ किए हैं, 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये बन गए मोर देन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें जो है 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ गई है, एक है x, एक है y, और एक तीसरा क्या है z है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, यहाँ पर है mp जो कि वेरिएबल्स है। ठीक है, तो mp जो है, फिर है mq, फिर है प्लस nc + nd। तो इसमें हमारे पास जो है 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गई है, तो ये बन गई है पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर बात ये ज़रूरी है कि यहाँ पर इसकी जो कोएफिशिएंट है
जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हर एक का कोएफिशिएंट क्या कंसीडर किया जाता है, यहाँ पर हर एक का कोएफिशिएंट है 1 और इसके साथ हर एक का पावर क्या है, वो भी है 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। सम पॉलिनोमियल है स्पेशल नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अब कुछ पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनके डिग्री के लिहाज से उसके कुछ नाम होते हैं, उसकी कुछ स्पेशल नेम है। ठीक है, डिग्री के लिहाज से। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉलिनोमियल है वो हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल आते हैं तो इन सब की तमाम जो टर्म्स है उसकी डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल है तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होती है। तो इसको हम फिर कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसके अगर डिग्री की बात करते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ये हमारे पास बन जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x+7, ठीक है, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें इस टर्म की डिग्री 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट की डिग्री क्या है, 0 है। तो ओवरऑल इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई, हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर है। यहाँ पर इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक वेरिएबल भी आ सकते हैं या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं, लेकिन डिग्री क्या होती है, इसमें 1 होती है। फिर हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है 4x+2y-4। इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, इस टर्म की ये 1 है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1। यहाँ पर इसकी डिग्री b1 है, यहाँ पर कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी, 0। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल में वो है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पर इस टर्म की डिग्री b1 है, इस टर्म की डिग्री b1 है और इस टर्म की डिग्री b1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई, तो ये हमारे पास बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, तो इसको हम फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एग्जांपल हमने लिए हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जो पहला एग्जांपल है ये है 3xy+5। इसमें 2 टर्म है, एक है 3xy, दूसरा है 5। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल xy है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर b1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल आते हैं और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका डिग्री हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इसकी जो पावर्स है इसको हम ऐड करते हैं। तो 1 + 1 क्या आते हैं, 2। तो इसका डिग्री बन गया 2 और इसका डिग्री कांस्टेंट की डिग्री क्या है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल में, तो कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2 क्योंकि इस टर्म की डिग्री है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इस टर्म की डिग्री 2 है। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर इस टर्म की डिग्री b2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है और यहाँ पर इस टर्म की डिग्री b क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो 3 होती है। तो इसको हम फिर कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री क्या है, 0 है। तो इससे का मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट टर्म है उसकी डिग्री 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, तो ये हमारे पास बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। किस तरह है, यहाँ पर जो पहला टर्म है इसमें वेरिएबल 2 है xy, तो x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 2 है, 2 + 1 3। तो इस टर्म की डिग्री 3 हो गई और इस टर्म की डिग्री 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, तो ये हमारे पास बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की जो डिग्री है वो है 3। फिर इसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक कहते हैं 2 को और बाई b कहते हैं 2। तो 2 और 2 कितने बन जाते हैं, 4। तो पॉलिनोमियल अब डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 होती है तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किस तरह है, यहाँ पर 2
वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, 2 + 2 4। तो इस टर्म की डिग्री 4 है और इस टर्म की डिग्री 0 है। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है इस टर्म की वो है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो ये हमारे पास बन गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला टर्म है इसकी डिग्री क्या है? 4। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो कहलाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई ही 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बन गया कौन सा पॉलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास थे नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस टर्म। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री के बारे में हमने पढ़ा कि डिग्री के लिहाज से इसकी कुछ टाइप्स है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस टर्म, अब टर्म्स के लिहाज से भी इसकी कुछ नेम्स है, तो इसको हम समझते हैं। तो पहला जो है वो हमारे पास है मोनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनोमियल में जो मोनो है, तो मोनो का मतलब है 1। तो इसका क्या मतलब है? पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है, ये क्या है? 3x। तो ये हमारे पास एक टर्म है, तो ये हमारे पास मोनोमियल है। यहाँ पर मैंने लिखा है 4y, तो इस यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है 4y, तो ये हमारे पास बन गया मोनोमियल। फिर है 6a², ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म है, तो यहाँ पर भी बन गया हमारे पास मोनोमियल। वेरिएबल की पावर जो भी हो, ठीक है, लेकिन टर्म एक होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया मोनोमियल। ये भी हमारे पास एक ही टर्म है, 25 × x × y × z, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन से जो है वो टर्म अलग नहीं होते, टर्म जो अलग होते हैं वो सिर्फ प्लस और माइनस से अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बन गया मोनोमियल। ये भी हमारे पास एक नंबर है 10, जो कि कांस्टेंट है, तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, 10। तो ये हमारे पास है मोनोमियल। फिर इसके बाद है बाइनोमियल। तो बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है 4x + 3। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो टर्म्स है, एक है 4x और दूसरा है 3। तो इसमें कितने टर्म्स है? 2। तो ये हमारे पास है बाइनोमियल। ये भी हमारे पास बाइनोमियल है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म है, एक है x² और दूसरा है -b। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, तो ये बन गया बाइनोमियल। फिर इसके बाद जो है थर्ड एग्जांपल हमने कंसीडर किया है 3xy + 2y³। तो ये भी हमारे पास बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म है, एक है 3xy और दूसरा हमारे पास क्या है? 2y³। तो ये हमारे पास है बाइनोमियल। फिर इसके बाद जो तीसरा टाइप है इसका पॉलिनोमियल टर्म के लिए से, वो क्या है? पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये जो हमने एग्जांपल लिखी है, ये हमारे पास क्या है? ट्राइनोमियल। हमारे पास है x² - 7y + 1। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 टर्म है, एक है x², फिर माइनस है, तो ये हमारे पास दूसरा टर्म बन गया 7y, फिर तीसरा टर्म क्या है? यहाँ पर 1 है। तो इसमें 3 टर्म्स है, तो ये हमारे पास क्या है? ट्राइनोमियल। ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल है। एक टर्म है 2xy, दूसरा है 4z³ और तीसरा क्या है? 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास बन गया ट्राइनोमियल। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, जो कि एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेना है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।